और व्यूह रचना के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा पॉइंट है इसका, नीति। योजना के प्रकार का तीसरा पॉइंट है नीति। नीति क्या होती है? नीति को आप इंग्लिश में कहते हैं पॉलिसी। हर संगठन की, हर स्कूल की, हर हॉस्पिटल की, कोई भी संस्था हो, वहाँ की सब कुछ न कुछ नीतियाँ होती है। उन नीतियों के आधार पर ही वो कोई न कोई कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी दुकान की ये नीति होती है कि उधार पर माल नहीं बेचते। बहुत सारी दुकानों की नीति होती है कि उधार पर माल नहीं बेचेंगे। तो वो फिर दुकानदार क्या कहते हैं, ये हमारी पॉलिसी है कि हम किसी को उधार पर माल नहीं बेचेंगे। उसी तरह से किसी कॉलेजेस में यह मेंटेनली किया जाता है, ये जरूरी होता है कि जो बच्चे एडमिशन लेने आए उन बच्चों के मार्क्स जो है 50% से ज्यादा हो। तो वो कॉलेज के जो हेड होते हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारी पॉलिसी है कि उन्हीं बच्चों को एडमिशन देंगे जिनके 50% से मार्क्स 50% से ऊपर परसेंट बने हुए हैं। तो ये उनकी पॉलिसी है। तो ऐसे बहुत सारे संगठन की अलग अलग तरह की पॉलिसियां बनी हुई होती है। और ये पॉलिसियां जो होती है, ये पॉलिसी संगठन में प्रबंधकों को निर्णय लेने में, परिस्थितियों का सामना करने में मार्गदर्शन करती है। जो भी परिस्थितियां, जो भी परेशानियां, जो भी घटनाएं सामने आती है, प्रबंधक उन घटनाओं का सामना सही ढंग से कर सके, इसलिए ये नीति उनकी मदद करती है। पहले से कुछ पॉलिसीज बनी हुई है, कुछ नीतियां बनी हुई है, तो उस आधार पर ही काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। देखो, जैसे उस प्रबंधक कुछ नीतियां बनाते हैं, यानी काम करने का जो भी डिसीजन, जो भी काम करने के तरीके हैं या काम करने की कोई नीति है वो बनाते हो। तो जो एम्प्लॉइज, जो कर्मचारी होते हैं, जब वो काम कर रहे होते हैं तो उन्हें ये स्पष्ट होता है पहले से कि उन्हें किस तरह से कार्य करना है, उनके संगठन में कौन सी नीतियां लागू होती है, उस हिसाब से वो कार्य करते हैं। जैसे संगठन में कोई कस्टमर जो है उधार माल लेने आता है, लेकिन पहले से नीति बनी हुई है कि उधार माल नहीं बेचना है, पर वो बहुत बड़ा ऑर्डर लेकर आया है, बहुत बड़ा ऑर्डर लेने आया है, लेकिन एम्प्लॉइज को या कर्मचारियों को समझ नहीं आ रहा ऑर्डर दे या ऑर्डर यानी उनको माल बेचे या नहीं बेचे। तो उस समय वो कंपनी की नीतियों को देखेंगे। और जब कंपनी की नीतियों में साफ साफ लिखा है कि उधार माल नहीं बेचना है, तो कस्टमर भले बड़ा हो या छोटा हो, किसी को भी उधार माल नहीं बेचेंगे। फिर टॉप मैनेजर के पास जाकर अलग डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जो कर्मचारी होंगे वो अपने लेवल पर जब निर्णय लेंगे तो इन नीतियों को देखते हुए लेंगे। कर्मचारी भी अपने लेवल पर छोटे मोटे निर्णय लेते हैं, तो निर्णयों को लेने में नीतियां जो है मार्गदर्शन करती है, यानी वो नीतियों की मदद से ही कोई निर्णय ले पाते हैं। क्योंकि हर वक्त तो टॉप मैनेजर भी उनके पास नहीं होते समझाने के लिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उस समय संगठन की ये नीतियां ही काम आती है। इन नीतियों के आधार पर ही आगे के निर्णय लिए जाते हैं और ये नीतियां जो है उच्च प्रबंधक बनाते हैं। अब बोर्ड पे लिखा हुआ है, नीति एक सामान्य कथन है जो संगठन को किसी परेशानियों एवं परिस्थितियों से निपटने के लिए मार्गदर्शन करती है। कोई भी परेशानियां हो, कोई भी सिचुएशन आए तो उनका सामना करने के लिए नीतियां मदद करती है। नीतियां हर स्तर एवं हर विभाग में बनाई जाती है। नीति जो है वो किसी एक स्तर के लिए नहीं होती है, न ही किसी एक विभाग के लिए होती है। नीतियां हर स्तर पर बनाई गई होती है और हर विभाग के लिए होती है। हर छोटे छोटे विभाग और बड़े से बड़े विभाग के लिए, ताकि उनको किस तरह से कार्य करना है, किन नीतियों को लागू करना है, किस सिद्धांतों को लेकर चलना है, वो उनको पहले से पता हो। जैसे अभी मैंने आपको एक उधार माल वाला एग्जाम्पल बताया, तो उस तरह से जो सेल्स डिपार्टमेंट है उनके लिए उधार माल की बनाई गई होगी कि उन्हें उधार माल किसी भी हाल में नहीं बेचना है। और जैसे कॉलेज में परसेंटेज को लेकर बताया कि उनकी नीति होगी कि कोई भी बच्चा जिसके 50% से कम होंगे उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाएगा, जिन्हें ज्यादा होंगे उन्हें ही एडमिशन दिया जाएगा। मेनली ऐसे कॉलेजेस में होता है जहाँ पे सीट कम हो, जहाँ पे बच्चों के लिए क्लास में सीट कम हो, उनके
करने एवं निर्णय लेने में मदद करती है। एग्जाम्पल नो क्रेडिट सेल्स पॉलिसी, ये एग्जाम्पल है कि नो क्रेडिट सेल्स पॉलिसी। इतनी देर से मैंने जो एग्जाम्पल लिया है उधार वाला वो यही है कि उधार माल न बेचना। तो किसी किसी दुकानदार की यही नीति होती है। और आपने देखा होगा किसी दुकान में ये भी कहा जाता है कि हम आपको जो माल है वो रिटर्न तो कर देंगे लेकिन पैसे वापस नहीं लेंगे, आपको हमारी दुकान से उससे कुछ खरीदना पड़ेगा। यह भी एक तरह की पॉलिसी होती है दुकानदार की। आजकल सबकी यही पॉलिसी चल रही है, आप किसी भी दुकान में कुछ भी खरीदो तो वो पैसे वापस नहीं करते, आपको उसके चीज को रिटर्न करके कोई और चीज दे सकते हो लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। जबकि ऐसा पहले नहीं होता था, पहले लोग पैसे देते थे वापस लेकिन अब नहीं देते। अब दुकानदार बोलते हैं हमारी यही पॉलिसी है, यही हमारी नीति है कि हम किसी को पैसे वापस नहीं देते। तो हर दुकानदार की, हर संगठन की अपनी अलग नीति होती है, हर संस्थानों की अलग अलग नीतियां होती है और उन नीतियों के आधार पर वह आगे के सारे कार्य या निर्णय लेते हैं। अब सारे संगठन की जो नीतियां है वो सेम नहीं होती, हर संगठन की अपनी नीतियां होती है और नीतियां जो है उच्च प्रबंधक बनाते हैं तो वो अपने हिसाब से अपने संगठन को देखते हुए बनाते हैं। तो नीतियां जो है वो होती है हर संगठन में, हर संस्था में होती है। अब अगला है प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसीजर, इंग्लिश में अगर कहें प्रोसीजर, और प्रक्रिया का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यानी जिसमें बहुत सारे स्टेप हो उसको बोलते हैं प्रक्रिया। किसी भी काम को करने के स्टेप्स होते हैं, भले 3 हो 4 हो या 5 हो, लेकिन हर काम को करने के स्टेप तो होते ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपको फॉर्म कॉलेज में सबमिट करना होगा। कॉलेज वाले फॉर्म सबमिट करके फिर लिस्ट निकालते हैं, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, उसके बाद एडमिशन कंफर्म होता है। तो ये पूरे जो है स्टेप होते हैं, एक सीक्वेंस बना हुआ होता है, एक प्रक्रिया बनी हुई होती है और हर स्टूडेंट को इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो हर संगठन में हर कार्य को करने की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को ही सभी कर्मचारी फॉलो करते हैं। जैसे कॉलेज में एडमिशन के लिए हर स्टूडेंट यही प्रक्रिया फॉलो करता है, उसी तरह से संगठन में बनाई गई प्रक्रिया जो होती है उसी प्रक्रिया को हर कर्मचारी फॉलो करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है प्रक्रिया से तात्पर्य है दैनिक गतिविधियों के संचालन से कार्य कैसे संपन्न करना है। संचालन से है कार्य कैसे संपन्न करना है, इसकी विस्तृत विधि प्रक्रिया बताती है। इसका मतलब है दैनिक गतिविधियां, यानी जो रोज के काम है, रोज के जो काम है उसको पूरा करने से प्रक्रिया का मतलब है। रोज के काम किस तरह से पूरे होंगे, उस पूरे काम को करने के जो पूरा तरीका है उसी को प्रक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपको लेके बताया कि एक प्रक्रिया क्या होती है, संगठन में क्या प्रक्रिया होगी। जैसे किसी चीज को बनाना है या प्रोडक्शन चल रहा है किसी चीज का, तो सबसे पहले उनकी स्टेप होगी कि पहले मशीन ऑन की जाएगी, उसमें रॉ मटेरियल डाला जाएगा, रॉ मटेरियल बनके बाहर आएगा मशीन से, उसके बाद उसकी पैकिंग होगी, पैकिंग के बाद उसको फिर फिनिशिंग होगी, उस पर लेबलिंग होगी, लेबलिंग के बाद उसको बेचा जाएगा। तो ये एक स्टेप हो गया, ये रोज का काम है उनका, यानी दैनिक गतिविधियां है। और ये दैनिक गतिविधियां रोज एक ही प्रोसेस से खत्म होगी, यानी प्रक्रिया हर दिन बदलेगी नहीं कि किसी दिन पैकिंग पहले कर ले, माल बाद में डाले या मशीन बाद में ऑन करे, इस तरह से नहीं होता है। जो काम पहले किया जाना है वो जैसे स्टेप में हो रहा है वो उसी स्टेप में होगा, वो बदलेगा नहीं। जैसे कॉलेज एडमिशन में पहले कॉलेज में फॉर्म भरवा दो और फिर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवा दो, ऐसा नहीं हो सकता। पहले फॉर्म ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कॉलेज में फॉर्म सबमिट करा सकते हो। तो ये पूरी प्रक्रिया बनी हुई है। तो ये जो रोज की प्रक्रिया होती है वो जो दैनिक गतिविधियां है उनको संचालन से, यानी उनको किस तरह से चलाना है, किस तरह से प्रोसेस को पूरा करना है, उसी को बोलते हैं प्रक्रिया। कार्य कैसे संपन्न करना है, किसी भी कार्य को करने के तरीका जो स्टेप्स होते हैं उसमें उसी को प्रक्रिया कहते हैं। इसकी विस्तृत विधि प्रक्रिया कहलाती है। किसी भी कार्य को पूरा करने की जो भी विधि होती है वो विधि ही प्रक्रिया कहलाती है। हर कार्य को करने की कोई ना कोई विधि होती है और उस विधि को ही प्रक्रिया कहते हैं।
उस स्टेप्स को, उस कार्य को करने के जो स्टेप्स होते हैं 3, 4, 5, 6 या उससे भी ज्यादा, वो स्टेप की प्रक्रिया कहलाती है। अभी आपने प्लानिंग के भी या नियोजन के भी स्टेप देखे थे। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करो, उसके बाद आधार सोचो, आधार को विकसित करो, फिर बहुत सारे विकल्पों को देखो, फिर विकल्पों का मूल्यांकन करो, फिर उस पर से बेस्ट विकल्प चुनो। तो ये सारी क्या है, प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया को हम जब भी प्लानिंग करेंगे तो ये सेम प्रक्रिया यूज होगी। तो उस तरह से प्रक्रिया जो है कार्य को करने का एक तरीका बताती है, एक विधि बताती है। नीतियां एवं प्रक्रिया दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। जो नीतियां है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, और जो प्रक्रिया है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रक्रिया नीतिगत ढांचे के अंतर्गत कार्य करने से, जो भी प्रक्रिया बनी हुई होती है, किसी काम करने की जो विधि बनी हुई होती है, जो स्टेप बने हुए होते हैं, वो नीति के आधार पर ही बनाए जाते हैं। यानी नीतियों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जो प्रक्रिया चल रही है, तो प्रक्रिया जो भी चल रही है उसमें नीतियों का उल्लंघन नहीं किया जाता। वो नीतियों के हिसाब से उसके स्टेप बनाए जाते हैं। यानी अगर पॉलिसी बनी हुई है नो क्रेडिट सेल्स पॉलिसी, उधार माल नहीं देना, तो किसी भी प्रक्रिया में उधार माल बिना बेचने का जो पॉलिसी है उसका उल्लंघन नहीं होगा। प्रक्रिया जो है इस तरह से ही चलेगी कि किसी भी नीति का किसी भी संगठन में उल्लंघन ना हो। तो प्रक्रिया के स्टेप इसी तरह से सोचे जाते हैं। इसलिए प्रक्रिया जो नीतियां है वो आपस में थोड़ी जुड़ी हुई होती है। किसी भी संगठन की जो भी प्रक्रिया होती है वो नीति के आधार पर ही बनाई जाती है, ताकि नीतियों का भी उल्लंघन ना हो और जो परेशानियां हैं, जो परिस्थितियां आने वाली है, उनका सामना करने में भी तकलीफ ना हो। अब प्रक्रिया बनाई जाती है, स्टेप जो फिक्स किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में जो काम करने के स्टेप होते हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं। वो फिक्स इसलिए किए जाते हैं ताकि जितने भी कर्मचारी संगठन में काम करते हैं उनमें कोई कंफ्यूजन ना हो, काम को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। 100 से ज्यादा कर्मचारी होते हैं, अगर सबके लिए अलग अलग प्रक्रिया रखी जाएगी तो उनमें बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। लेकिन काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका, एक ही स्टेप या एक ही प्रक्रिया रखी गई है, तो सारे कर्मचारी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और सब एक तरह से आराम से कार्य कर पाएंगे। इसलिए प्रक्रिया भी, स्टेप भी सोचे जाते हैं और एक तरह से बनाए जाते हैं। तो ये भी एक योजना का प्रकार है। अब अगला है विधि यानी मेथड। जो हमने अभी प्रक्रिया पढ़ी है, प्रक्रिया में जो स्टेप थे उस हर स्टेप को पूरा करने का भी एक मेथड होता है। और ये मेथड उसी चीज की बात कर रहा है, यानी ये विधि। हर स्टेप को पूरा करने के लिए एक विधि होती है और यहाँ पे उसी विधि की बात हो रही है। हर काम को करने की एक विधि होती है जो पहले से निर्धारित होती है कि हमें काम इस विधि से ही पूरा करना है। विधियां इसलिए निर्धारित कर ली जाती है और एक ही नीति से एक स्टेप पूरा करना होता है। अलग अलग विधियों से कार्य पूरा करेंगे तो कर्मचारी में कंफ्यूजन होगा, तुलना करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और काम एक जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा अगर किसी काम को अलग अलग विधि से करेंगे। तो मैं एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। जैसे आप जो डेप्रिसिएशन लगाते हो मशीनों पर, उसकी कितनी विधियां होती है? 2 से 3 विधियां तो होती है, आपने भी पढ़ी होगी पिछले साल 11th में। 2 से 3 विधियां होती है। उस विधियों को अगर आप हर साल अलग अलग विधि यूज करेंगे तो आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो आप हर साल एक ही विधि यूज करते हैं तभी आप डेप्रिसिएशन एंड तक निकाल पाते हैं। आपने भी अपने क्वेश्चन में देखा होगा 4-5 सालों तक एक ही विधि चलती है, एक मशीन की एक ही विधि उपयोग में ली जाती है ताकि उसका डेप्रिसिएशन तुलना करना और उसका डेप्रिसिएशन निकालना आसान हो जाए। तो इसीलिए जो प्रबंधक होते संगठन में हर कार्य करने की एक विधि जो है निर्धारित कर लेते हैं और उसी विधि से फिर वो कार्य करते हैं ताकि कर्मचारी में कोई कंफ्यूजन ना हो। हर कर्मचारी अगर अलग विधि यूज करेगा, डेप्रिसिएशन में 3-4 तरीके डेप्रिसिएशन निकालने के और हर कर्मचारी अलग तरीके से डेप्रिसिएशन निकाले तो कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, अमाउंट भी सेम नहीं निकलेगा। तो इस वजह से एक ही विधि निर्धारित कर ली जाती है और उसी विधि से डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो कंफ्यूजन भी नहीं होता, तुलना करना भी आसान हो जाता है। हर साल एक साल का दूसरे साल से तुलना करना भी आसान हो जाता है और काम भी एक जैसा होता है। तो यह विधि है
किए गए तरीकों से जो उद्देश्य के अनुसार कार्य को पूरा करते हैं। जो उद्देश्य के अनुसार किसी भी कार्य को पूरा करेंगे, सारे कार्य उद्देश्य के हिसाब से पूरे होते हैं, तो कोई भी कार्य जो भी हो रहा है वो उद्देश्य के अनुसार पूरा करने में निधि का विधि का सबसे बड़ा हाथ होता है। यानी किसी भी कार्य को पूरा करने से पहले एक निर्धारित तरीका होता है, उसी निर्धारित तरीके से उसी कार्य को पूरा करना विधि कहलाता है। किसी भी कार्य को करने का एक फिक्स तरीका है, उस फिक्स तरीके से कार्य को करना विधि कहलाता है। अब आगे लिखा हुआ है यह प्रक्रिया एक चरण के एक घटक से निपटना है। मतलब ये प्रक्रिया के जो हमने प्रक्रिया पढ़ी थी पहले, इससे जस्ट पहले जो प्रक्रिया पढ़ी इसमें बहुत सारे स्टेप होते, तो उसके एक स्टेप से निपटने का एक तरीका है, यानी एक स्टेप को पूरा करने का एक तरीका है। ये तथा ये स्पष्ट करता है कि चरण कैसे पूरा करना है और वो चरण कैसे पार करना है, यानी वो स्टेप को कैसे कंप्लीट करना है उसको बताता है। प्रबंधक काम को करने की विधि निर्धारित कर लेते हैं ताकि कर्मचारी में उलझन न हो, काम एक जैसा हो, तुलना करना आसान हो। एक विधि निर्धारित इसलिए की जाती है ताकि कर्मचारी में कोई कंफ्यूजन न हो और काम करना आसान हो जाए, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, सब अलग अलग विधि से कार्य करेंगे तो कार्य सही तरीके से पूरा भी नहीं हो पाएगा और तुलना भी नहीं हो पाएगी। इसलिए इसकी हर काम करने की एक विधि होनी जरूरी है और उसी विधि से कार्य संपन्न किया जाना चाहिए ताकि कार्य सही तरीके से पूरा हो जाए। अब ये भी एक तरह का योजना का प्रकार ही है विधि, इसमें भी विधि पहले से निर्धारित की जाती है, तो इसलिए नियोजन का हिस्सा है, क्योंकि इसमें विधि पहले से निर्धारित करनी जरूरी होती है। अगला पॉइंट है नियम। नियम का मतलब होता है रूल्स। आप भी जानते होंगे कि हर स्कूल के या हर संगठन के जहाँ पे भी कर्मचारी है या जहाँ पे 10 से 12 लोग हैं या उससे ज्यादा लोग हैं, वहाँ पर काम को करने के कुछ नियम बनाए जाते हैं और जो इन नियमों को तोड़ता है उनको पनिशमेंट दी जाती है। भले आप स्कूल में काम कर रहे हो, अगर आप रूल्स तोड़ते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। आप किसी संगठन में कार्य करते हो और वहाँ के रूल्स तोड़ते हो तो वहाँ भी आपको दंडित किया जाएगा। भले आप इसमें आपका डिमोशन कर दिया जाए, प्रमोशन रोक दे आपका, या फिर आपको सैलरी कम दी जाए, या आपका जो भी अलग अलग तरीकों से दंडित किया जा सकता है। तो नियम जो होते हैं वो हर संगठन में बनाए जाते हैं और उन नियमों के आधार पर ही कर्मचारी व्यवहार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नियम बना हुआ है कोई भी कर्मचारी 9 बजे के बाद ऑफिस नहीं आएगा, 9 बजे से पहले पहले आना जरूरी है। अगर 9 बजे के बाद कोई कर्मचारी आता है तो उसको हाफ डे माना जाएगा, उसके काम का जो है हाफ डे माना जाएगा, यानी आधे दिन का काम ही माना जाएगा। बहुत सारे ऑफिस में ऐसा रूल बना होता है कि अगर कर्मचारी 9:05 तक नहीं आ पाए तो फिर उसका हाफ डे काउंट होगा, यानी उस दिन की आधी सैलरी उसकी कट हो जाएगी। तो ये उनकी ऑफिस का नियम है ताकि सब लोग टाइम पर आ सके। ये नियम बनाया गया है इसलिए ताकि सब लोग टाइम पर आ सके। तो इस तरह से हर संगठन के कुछ नियम, कुछ रूल्स होते हैं जो संगठन प्रबंधकों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो अब नियम बताते हैं कि किस कार्य को निश्चित रूप से होना चाहिए और कौन सा नहीं। नियम ये बताते हैं कि कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। किसी संगठन में अगर कोई कार्य को लेकर बातचीत हो रही है तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो नियमों को देखते हुए हमें सोच सकते हैं कि हमें करना चाहिए या नहीं। अगर नियमों के कार्यक्रम के खिलाफ है, यदि कोई कार्य कर रहे हैं वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो हम वो कार्य नहीं कर सकते। ये सबसे सरल योजना होती है कि इनमें ना तो कोई समझौता होता है ना कोई परिवर्तन। ये सबसे सरल योजना इसलिए है क्योंकि नियम बनने के बाद ना तो उसमें कोई समझौता होगा और ना उसमें बदलाव होंगे। जो नियम तोड़ेगा उसको दंडित किया जाएगा और नियम किसी भी इंसान के लिए या किसी भी कर्मचारी के लिए संगठन में बदले नहीं जाते। नियम जो बन गए वो सबके लिए होते, चाहे वो उच्च प्रबंधक हो, निम्न स्तर के हो या मध्य स्तर के या कोई कर्मचारी हो, नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। नियम बताते हैं कि कर्मचारी किस तरह से व्यवहार करेंगे। नियम बताते हैं कि कर्मचारी का व्यवहार किस तरह से होगा, वो किस तरह से कार्य करेंगे, कब आएंगे, कब जाएंगे, कितनी छुट्टियां, कितने उनको ब्रेक्स मिलेंगे या किस तरह से वो दूसरों से व्यवहार कर सकते हैं।
किसी किसी संगठन में बना ये नियम होता है कि कोई भी कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को गाली गलौज से बात नहीं कर सकता। उन्हें रिस्पेक्ट से ही एक दूसरे से बातचीत करनी होगी। अगर कोई ऐसा कर्मचारी है जो बदतमीजी करता है या किसी कर्मचारी से ढंग से व्यवहार नहीं करता है तो उन्हें निकाला जा सकता है। इस तरह से नियम बने हुए होते हैं। तो नियम जो है किसी कार्य को करने या न करने के लिए मदद करते हैं। ये भी जो नियम होते हैं वो भी एक तरह का मार्गदर्शन करते हैं और यह भी एक तरह की योजना ही है कि नियम पहले से बनाए जाते हैं। यह योजना की तरह पहले से निर्धारित किए जाते हैं। अब अगला है कार्यक्रम। कार्यक्रम जो है वो उद्देश्य, नीतियां, नियम और प्रोग्राम जो भी हो कार्यक्रम का पूरा कॉम्बिनेशन है। यानी कार्यक्रम एक परियोजना के विषय में विस्तृत विवरण है। कार्यक्रम क्या पूरा एक विवरण होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन है। किसी भी कार्य को करने का पूरा एक डिस्क्रिप्शन है। यह जो उद्देश्य, पॉलिसी, नियम, विधि, इन सबका कॉम्बिनेशन होता है, इन सबका सम्मेलन होता है। इन सबको मिलाकर बनता है एक प्रोग्राम, एक बनता है कार्यक्रम। कार्यक्रम को छोटा बड़ा नहीं चाहिए, सब चीजों को मिलाकर जो बनता है वो होता है कार्यक्रम। किसी भी कार्य को करने का जो पूरा तरीका होता है वो इन सब चीजों से मिलाकर बनता है। इन सब चीजों से वो चीज जुड़ी हुई होती है। जैसे हमें कोई मॉल कंस्ट्रक्ट करना है, कोई मॉल बनाना है, नया मॉल बनाने के लिए हमें पूरा एक कार्यक्रम सेट करना होता है। उसमें हमारा उद्देश्य, हमारी नीति, हमारे नियम, विधियां, सारे स्टेप, सारे प्रोसीजर, सबका कॉम्बिनेशन कर हम एक कार्यक्रम तैयार करते हैं। कंस्ट्रक्शन फॉर अ न्यू बिल्डिंग का, नई बिल्डिंग बनाने का पूरा कंस्ट्रक्शन तैयार करते समय हम पूरे कार्यक्रम जब बनाते हैं तो उस कार्यक्रम में हम सारी चीजों को सम्मिलित करते हैं। तो ये होता है कार्यक्रम। एक नई बिल्डिंग बनाने के बाद हम एक कार्यक्रम तैयार करेंगे, बिल्डिंग किस तरह से बनाएंगे, हमारा बिल्डिंग बनाने का पहले तो उद्देश्य क्या है, बिल्डिंग क्यों बनानी है, और फिर उसके बाद किस तरह से बिल्डिंग बनाएंगे, कब बनेगी, कहाँ बनेगी, किस तरह से बनेगी, क्या स्टेप होंगे बिल्डिंग बनाने के, ये सब कुछ इस कार्यक्रम में सोचा जाता है। कार्यक्रम एक परियोजना के विषय में विस्तृत विवरण है। कार्यक्रम जो भी योजना बनाई जाती है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, पूरा डिटेल में विवरण होता है। कार्यक्रम में संगठन की सभी क्रियाएं तथा सम्मिलित है जो आवश्यक उद्देश्य, नीतियों, कार्यक्रमों, विधियों, नियमों, कार्यक्रम मानवीय तथा भौतिक संसाधनों तथा किसी कार्य को करने के बजट की रूपरेखा बनाते हैं। तो ये इतना बड़ा लिखा हुआ यहाँ पे कार्यक्रम में संगठन की सारी क्रियाएं सम्मिलित है। सारी की सारी क्रियाएं जो है कार्यक्रम में आ जाती है। जब कार्यक्रम हम करते हैं या कार्यक्रम का जो प्रोसीजर चलता है तो उसमें सारी की सारी चीजें सम्मिलित अपने आप हो जाती है। जो आवश्यक उद्देश्य, सबसे पहले तो उद्देश्य के बारे में सोचा जाएगा, फिर नीतियां है, विधियां है, नियम है, कार्य को करने के तरीके हैं, मानवीय तथा भौतिक संसाधन है तथा किसी कार्य को करने के लिए जो भी बजट है, उन सबको मिलाकर एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इन सबको मिलाकर एक रूपरेखा तैयार की जाती है, एक प्लान बनाया जाता है, एक योजना तैयार की जाती है उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए। तो कार्यक्रम जो है वो बाकी सारी चीजों का सम्मेलन है या कॉम्बिनेशन जिसे कह सकते हैं। और इस कार्यक्रम में सब चीजों के बारे में सोचा जाता है और ये कार्यक्रम को पूरा करने के लिए भी काफी समय लगता है। और ये कार्यक्रम बनाने का जो भी निर्णय होता है वो टॉप लेवल मैनेजर करते हैं। कार्यक्रम यानी प्रोग्राम, तो किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है वो टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा ही बनाया जाता है और वही इन सारी चीजों को सोचकर एक कार्यक्रम बनाते हैं। जैसे कोई नया प्रोडक्ट बनाना है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो इसका निर्णय जो है टॉप लेवल मैनेजर ही लेते हैं। तो क्यों, तो उद्देश्य क्या है नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के और किस तरह से लॉन्च किया जाएगा, क्या स्टेप होंगे, इन सब का एक पूरा रूपरेखा तैयार की जाती है एक प्रोग्राम में। तो ये कार्यक्रम का मतलब ही प्रोग्राम होता है। तो अभी इसमें जो बीच वाली लाइन थी वो थोड़ी गलती से लिखती थी तो उसको मैंने मिटा दिया है। अब आप एक बार वापस से पूरा पढ़ लेती हूँ। कार्यक्रम एक परियोजना के विषय में
जो आवश्यक उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों, नियमों, कार्यों, मानवीय तथा भौतिक संसाधन तथा किसी कार्य को करने के बजट की रूपरेखा बनाते हैं। और जो नीतियाँ होती है, जो भी नीतियाँ होती है वो कार्यक्रम को पूरा करने में मदद करती है। तो ये पूरा कार्यक्रम के बारे में है। जो इसकी बीच लाइन को मैंने मिटा दी, वो गलती से लिख दी थी मैंने, तो आप उसको नोट कर सकते हो। बजट। अब अगला और लास्ट बजट है। इस वर्ड से आप पहले से परिचित होंगे। आपने कहीं ना कहीं बजट वर्ड तो सुना ही होगा। आपने अपने घरों में सुना होगा, अपने पापा को कहते हुए कि हमारे पास इतना ही बजट है, या किसी स्कूल में सुना होगा कि इतना ही बजट है काम को करने का। बजट मतलब हमारे पास कितना पैसा है काम को करने का। जैसे किसी स्कूल में कलरिंग का काम होता है तो वहाँ पे पहले से बजट फिक्स कर दिया जाता है। किसी भी घर में हो या किसी भी स्कूल में अगर कलर या किसी फर्नीचर का काम कराना होता है तो सबसे पहले सोचा जाता है कि बजट कितना है, हमारे पास कितना बजट है काम को पूरा कराने का। तो अगर घर में जैसे हमारा बजट है 50,000 का कलर करवाने का, तो उस हिसाब से हम सारे काम को देखते हैं कि 50,000 में हम क्या क्या काम करवा सकते हैं। कलर के साथ हमारा फर्नीचर ठीक करवाना हो या फर्नीचर बनवाना हो तो क्या हम बनवा सकते हैं या नहीं। और बजट इसलिए निर्धारित किया जाता है ताकि अगर जो भी काम हो रहा है वो बजट के बाहर जाए या जितना हमारे पास पैसा है उससे ज्यादा हो रहा हो तो हम सही समय पर कंट्रोल कर सके। अगर हम पहले से पैसे जो बजट निर्धारित नहीं करते तो बाद में हमें बीच में आधा अधूरा काम छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम पहले से निर्धारित नहीं कर पाते कि किस काम में कितना खर्चा आ सकता है और किस काम में कितना खर्चा लग सकता है और काम कितना नहीं करवा सकते हम। तो ये अगर हम पहले नहीं सोचते तो बाद में आधा अधूरा काम छोड़ना पड़ता है। इसलिए आज कहीं पे भी आप घरों में भी देखो, अपने घरों में भी देखो तो पहले बजट देखा जाता है कि हमारे पास किसी काम को करने का बजट कितना है, उस आधार पर ही आगे का कार्यक्रम किया जाता है। तो इसमें लिखा है बजट से तात्पर्य आशावादी परिणामों को संख्यात्मक पदों के रूप में व्यक्त करना। आशावादी यानी ऐसे परिणाम जो हम चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए हमारे पास संख्यात्मक पदों में यानी पैसों में व्यक्त करना। किसी भी काम को या हमारे परिणामों को प्राप्त करने के लिए संख्यात्मक पदों के रूप में व्यक्त करना यानी नंबर्स के रूप में व्यक्त करना। और नंबर्स मेनली यहाँ पर पैसों की ही बात हो रही है, पैसों के रूप में व्यक्त करना। किसी भी आशावादी परिणाम यानी जो परिणाम पाना चाहते हैं वो कितने पैसों में पूरे हो सकते हैं यह निर्धारित करना ही बजट है। यह एक ऐसी योजना है जो भविष्य के तथ्यों तथा संख्याओं को परिभाषित करती है। जो बजट की एक योजना है यह भविष्य में हम क्या करवाएंगे, कितना करवाएंगे और जो संख्याओं को परिभाषित करती है। यानी जो भी काम भविष्य में होगा उसका बजट हम आज तैयार करते हैं और यह एक तरह की योजना है, ये नियोजन का हिस्सा है। नियोजन में भी हम यही करते हैं कि भविष्य को देखते हुए निर्णय लेते हैं और बजट करते हैं। भविष्य में हमें जो भी काम करवाना होता है उसका बजट हम आज बनाते हैं और भविष्य में काम शुरू करते हैं। किसी भी घर में अगर फर्नीचर का काम करना है तो सबसे पहले घर में जो मुखिया होता है वो देखता है कि उनके पास बजट कितना है, पैसा कितना है। उस आधार पर वो फर्नीचर को पूरा करवाने के लिए सोचते हैं कि कितना फर्नीचर करवाना है, कितना नहीं। अगर पैसा ज्यादा है तो अच्छा फर्नीचर करवाते हैं, पूरे घर का फर्नीचर करवाते हैं, और पैसा थोड़ा कम है तो जरूरत का फर्नीचर ही करवाते हैं। तो इस तरह से बजट के आधार पर ही कार्य को पूरा किया जाता है। और ये जो बजट होता है संख्या के रूप में होता है यानी नंबर्स के रूप में होता है। बजट बनाने में पूर्वानुमान करता है, इसलिए यह एक नियोजन है। बजट बनाने में हम पूर्वानुमान करते हैं। हम कहते हैं कि अंदाजे से इतना काम इतने पैसों में हो जाएगा, एक रूम का कितना खर्चा आएगा इसका हम अंदाजा लगाते हैं कि रूम में इतने इतने कलर करेंगे, 4 दीवार है, कलर करनी है, थोड़ा सा फर्नीचर बनाना है, हमारे अंदाजे से इतना खर्चा आएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पूर्वानुमान करते हैं। हमारा अंदाजा लगभग हमें सही लगाना होता है, बजट के लगभग आसपास तक का ही लगाना होता है। जैसे हमारे पास 10,000 रुपए है एक रूम में कलर करवाने के, तो हम सोचेंगे कि हाँ 10-11,000 का खर्चा आ सकता है, हमारे बजट के अंदर आ रहा है। यूं नहीं कि खर्चा 15,000 का आ रहा है फिर भी हम यही सोच रहे हैं, हमारे अनुमान गलत निकल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब पूर्वानुमान लगाते हैं तो हमें बहुत सही तरीके से लगाना चाहिए। इसके लिए हमें पहले तो कलर के भाव देखने होंगे कि कलर के भाव क्या चल रहे हैं,
हमारे रूम में कितना कलर लग सकता है, उस आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कितना खर्चा आ सकता है। तो इसके लिए क्या लगाते हैं, पूर्वानुमान, और पूर्वानुमान भी जांच पड़ताल के बाद ही लगाते हैं। उसके बाद हम अपना कार्य भविष्य में शुरू करवाते हैं। तो यह भी एक बजट का हिस्सा ही है, क्योंकि बजट में भी पूर्वानुमान लगाया जाता है। और बजट तो देश का भी आता है, आपने सुना होगा देश में हर बार प्रधानमंत्री बजट निकालते हैं और हर सेक्टर में कितना पैसा खर्च करना है इसके बारे में बताया जाता है। तो वो भी पहले से ये निर्धारित कर लेते हैं कि किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च करेंगे और कहाँ कहाँ कितना काम करवाएंगे। तो बजट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हर संगठन का। बिना बजट के तो आगे बढ़ना ही मुश्किल है। अगर आप बजट ही निर्धारित नहीं कर पा रहे हो तो आप कार्य को कैसे पूरा करोगे। आपके पास कितना पैसा है और उन पैसों से आप कितना कार्य करवा सकते हो, यही सबसे बड़ी जो परेशानी आती है किसी संगठन में, कि वो जितना पैसा जितना बजट होता है उससे कभी कभी आगे चले जाते हैं या कार्य को फिर बीच में ही अधूरा छोड़ना पड़ता है। तो इस वजह से हमेशा बजट को सही देखते हुए जांच पड़ताल करने के बाद ही निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब इसकी मैंने सारे आपको योजनाओं के प्रकार समझा दिए। बजट लास्ट था, ये भी मैंने आपको अभी समझा दिया है। ये संख्यात्मक रूप में होता है यानी नंबरों के रूप में होता है। ज्यादातर